और आप सभी का फिजिक्स फ्रिक्शन ऑफ माइंड्स में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ओके, सो दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक एंड स्पेशली द फ्लूइड फॉर विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ लिक्विड। ओके, सो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग हमने आइडियल फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज देखी, हमने फ्लूइड्स की जनरल प्रॉपर्टीज देखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने प्रेशर ये टर्म देखी, उसके डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट्स, उसके डायमेंशंस देखे। उसके बाद हमने प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड देखा कि कोई भी कंटेनर में अगर फ्लूइड होगा सो वो फ्लूइड उस कंटेनर के बॉटम पे या फिर वॉल्स पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया एंड दैट वाज P इक्वल्स टू H rho G. Okay, after that we have seen the different types of pressure, that is atmospheric pressure, absolute pressure and gauge pressure. So the pressure due to atmosphere we call it as atmospheric pressure, and then absolute pressure is a total pressure that is acting on a particular object. Okay, so along with the atmospheric pressure there may be a involvement of some other kinds of pressure, so addition of all the pressure we call it as absolute pressure. Okay, then we have seen the third kind of pressure, that is gauge pressure. Okay, so apart from atmospheric pressure, जो भी pressure एक हरे object पे act होता है we call it that external pressure, we call it as a gauge pressure. Okay, so we have seen the three types of pressure, we have derived the formula for the absolute pressure, we have derived the formula for the gauge pressure. After that we have seen the variation of pressure with respect to depth and we have seen the variation of pressure with respect to height. So we got to know that as we'll go on a height, as the height will go on increasing, the pressure goes on decreasing, and as the depth increases, along with the depth pressure also increases. Okay, और atmospheric pressure के बारे में एक important चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, atmospheric pressure जो है, suppose ये अर्थ का surface है, suppose this is earth surface. Okay, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अर्थ सरफेस पे मैक्सिमम होता है और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होते जाता है. ठीक है, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विथ योर हाइट बट एट द सेम टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द हाइट ऑफ एयर कॉलम, बिकॉज वी नो दैट अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, सपोज यहाँ अर्थ सरफेस से यहाँ तक एटमॉस्फेयर है, सो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर इस तरह से, एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वो इस तरह से बढ़ेगी. दैट मीन्स अर्थ सरफेस तक, इस अपर लिमिट से अर्थ सरफेस तक एटमॉस्फेयर की या फिर एयर कॉलम की हाइट मैक्सिमम होगी एंड दैट्स व्हाई atmospheric pressure will be maximum on the surface of the earth, and as you will go on increasing height, the height of air column will go on decreasing and with that atmospheric pressure will also decrease. Okay, so you have to remember this. And earth surface की जब हम बात करते हैं, so we consider a sea level, that means atmospheric pressure is maximum at the sea level. Okay, so this is all the revision that we have already discussed in the previous lectures. So now इस लेक्चर में जो हमें डिस्कस करना है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड दैट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. ठीक है, अब सबसे पहले हमारा जो ट्रेंड है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है, उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम हेडिंग का जो मीनिंग है उसको एक्सप्लेन करते हैं. सो अब देखिए, हमें इस लेक्चर में हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स डिस्कस करना है. सो हाइड्रोस्टैटिक का मीनिंग आपको पता है, the fluid which is at rest, the study of fluid which is at rest come under a branch of physics, we call it as a hydrostatic. ठीक है, now talking about the paradox. So paradox is quite confusing or we can say a puzzle term. ठीक है, I use the word puzzled. paradox का meaning मतलब एक कोई सेंटेंस है तो या फिर कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको दो अलग अलग वे में बताना, जो दोनों स्टेटमेंट जो होंगे वो एग्जैक्टली कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे, उसे हम कहते हैं पैराडॉक्स. कि एक पजल हो जाता है, राइट. अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि पैराडॉक्स मतलब क्या, सो हिंदी में हम जैसे बोलते हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं. दिस इज जस्ट द सिंपल मीनिंग ऑफ पैराडॉक्स. मतलब इसका मतलब क्या है कि कई बार हम जब चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते हैं, when we see the things practically, एक ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है, राइट. वी ऑब्जर्व समथिंग बट एक्चुअली होता कुछ और है और हमें दिखता कुछ और है. ओके, सो जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं. लाइक दिस इज अ काइंड ऑफ पजल एंड दैट पजल इज कॉल्ड एज अ पैराडॉक्स. ओके, सो कई बार जो चीज़ें हम देखते हैं
उससे एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं, राइट, बट एक्चुअल में रियलिटी में होता कुछ और है और हम एक्सपेक्ट या फिर हम ऑब्जर्व कुछ और करते हैं. ओके, सो दिस काइंड ऑफ पजल इज कॉल्ड एज अ पैराडॉक्स. ओके, सो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स हमें डिस्कस करना है. मीन्स ऑब्वियसली बहुत सारे पैराडॉक्स है, आपने देखे होंगे फिजिक्स में देयर आर नंबर ऑफ पैराडॉक्स, but here you have to study the hydrostatic paradox. Okay, so obviously this paradox is related to the fluid which is at rest, and obviously we'll consider that fluid as a liquid or we can say water. Okay, so for that case अब देखिए how the paradox plays a role here. Okay, now I have just drawn the diagram. As you can see in the diagram, 3 diagrams are drawn. Okay, अब ये जो तीनों काइंड ऑफ कंटेनर है, सो ये तीनों कंटेनर्स जो है हमने सेम लेवल पे रखे हैं. ओके, सेम ग्राउंड लेवल पे रखे हैं. अब आप देखोगे सो तीनों कंटेनर्स में जो लिक्विड, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो पहले ही क्लियर कर देंगे हम कि तीनों कंटेनर्स का जो शेप है वो डिफरेंट है, आप इजीली देख सकते हो, बट तीनों कंटेनर में जो फ्लूइड या फिर जो लिक्विड हमने पोर किया है वो सेम है. वो सेम है मतलब उनकी जो डेंसिटी है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी. आप कुछ भी बोल सकते हो, डेंसिटी सेम है मतलब फ्लूइड जो है तीनों कंटेनर में का वो कैसा है, सेम है. ये दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग. तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखना है, ये जो सेम फ्लूइड हमने तीनों कंटेनर में पोर किया है, इट इज एट द सेम हाइट. यू कैन सी दिस इज द हाइट फॉर दिस कंटेनर and this is the height for this container. Okay, so 3 important things that you have to remember. Again I repeat, all the 3 containers have a different shape. All 3 containers have the same fluid having the same density, and in all the 3 containers we have filled the fluid that is liquid up to the same height. Okay, so these 3 things are important. Okay, अब प्रेशर का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि कोई भी फ्लूइड को, जब हमने 2 लेक्चर में यही डिस्कस किया है कि जब भी कोई फ्लूइड को हम कंटेनर में फिल करते हैं तो वो फ्लूइड क्या करता है, उस कंटेनर के वॉल्स पे, उस कंटेनर के बॉटम पे फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसे हम नॉर्मल फोर्स या फिर परपेंडिकुलर फोर्स कहते हैं. एंड दैट फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कंट्रीब्यूट करता है, प्रेशर, राइट. सो वी से जब भी कोई फ्लूइड हम कंटेनर में फिल करते हैं वो फ्लूइड उस कंटेनर के वॉल्स पे या फिर बॉटम पे क्या अप्लाई करता है, प्रेशर. ओके, सो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे भी 3 कंटेनर है, तीनों कंटेनर में फ्लूइड है. सो ऑब्वियसली ये तीनों फ्लूइड्स जो है वो इस कंटेनर पे क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. सो ये प्रेशर हमने P1 से डिनोट किया. प्रेशर फॉर दिस इज डिनोटेड बाय P2 एंड फॉर दिस इज डिनोटेड बाय P3. ओके, सो ये सब अजम्पशंस है जो हमने क्लियर कर लिए. अब हमें पैराडॉक्स डिस्कस करना है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. ओके, मतलब एक इल्यूजन जो हम पालते हैं उसे हम पैराडॉक्स कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में. अब यहाँ पे आप देखिए तीनों कंटेनर का शेप डिफरेंट है. अगर हम देखें हमारे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमें इतना तो दिख रहा है कि इस कंटेनर में जो फ्लूइड है उसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड इसमें इसके कंपैरिजन से कम है, और इसमें जो फ्लूइड है वो इसके कंपैरिजन से और कम है. ठीक है, अब एक चीज़ हमें पता है, प्रेशर मतलब क्या, फोर्स, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया. अब ये भी पता है कि इसमें फ्लूइड ज़्यादा है, इसमें उससे कम है, इसमें इससे भी कम है, राइट. सो ऑब्वियसली जितना फ्लूइड ज़्यादा रहेगा उतना मास ज़्यादा रहेगा, उतना फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट होगा, और जितना फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा रहेगा. क्लियर. So according to our perspective and according to our observation, okay, if I ask you कि किस कंटेनर पे मैक्सिमम प्रेशर एक्ट होगा, सो आप क्लियरली बोलोगे कि इस कंटेनर में फ्लूइड ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से इस कंटेनर पे जो प्रेशर एक्ट होगा इस फ्लूइड की वजह से वो कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा. इसके कंपैरिजन में इसमें कम रहेगा प्रेशर और इसमें और कम रहेगा. ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, हमारा पर्सपेक्टिव है. मतलब हम कह सकते हैं प्रेशर P1 इज ग्रेटर देन प्रेशर P2 इज ग्रेटर देन प्रेशर P3. ओके, व्हाई वी आर सेइंग सो, बिकॉज एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ आवर आईज. According to the shape, the amount of liquid is greater in this, so pressure will be greater for this, then for this, and then for this. So we have written this mathematical form. Okay. Now, अब ये था हमारा एक्सपेक्टेशन या फिर ऑब्जर्वेशन, बट रियलिटी कुछ और है.
रियलिटी कुछ और है। ये जो हमने बोला ये हमने ऑब्जर्वेशन से बोला है ये, ठीक है, बट रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट. सो नाउ व्हाट इज द रियलिटी? एक्चुअली all these three pressures are equal. Means I can say this is according to observation, this is wrong. I can say P1 is equals to P2 is equals to P3. तीनों कंटेनर में जो फ्लूइड है सेम प्रेशर अप्लाई करेंगे इस कंटेनर पे, एंड दैट्स व्हाई आई कैन से P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3. बट ये कैसे? ये भी तो बहुत बड़ा, इसे तो हमने रॉन्ग स्टेट कर दिया और ये मैंने बोल दिया, बट इस स्टेटमेंट को प्रूफ लगेगा. सो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर हम कह रहे हैं कि P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3, देन व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस? ओके, सो सी द ट्विस्ट इन द स्टोरी. ओके, अब ये जो मॉडल है आपने देखा होगा कि हर डेरिवेशन में, प्रेशर के हर डेरिवेशन में हमने इस टाइप का कंटेनर यूज किया है. सो इसे हम हमारा स्टैंडर्ड कंटेनर कहेंगे. और इसमें जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, सारा के सारा फ्लूइड अब थ्रस्ट अप्लाई करेगा. थ्रस्ट मतलब भी नॉर्मल और परपेंडिकुलर फोर्स इस एरिया पे, और उसके वजह से जो प्रेशर कंट्रीब्यूट होगा वो रहेगा P2. ठीक है, बिकॉज ये हमारा स्टैंडर्ड मॉडल है. अब हम इस कंटेनर की बात करते हैं और फिर हम इस कंटेनर की बात करेंगे. ठीक है, अब इसे हम रेफरेंस कंटेनर कंसिडर करेंगे और इसके कंपैरिजन में इसका और इसका प्रेशर टैली करेंगे. ठीक है, अब ये अगर हमारा स्टैंडर्ड कंटेनर है, स्टैंडर्ड मॉडल है, सो हमें एक चीज क्लियर दिख रही है कि इसके कंपैरिजन में इस कंटेनर का जो शेप है या फिर इस कंटेनर में जो फ्लूइड है वो कैसा है, ज़्यादा है. मतलब क्या कि इस कंटेनर का जो प्रेशर है P1 वो क्या होना चाहिए, P2 से ज़्यादा होना चाहिए. बट ऐसा नहीं होता है, तीनों प्रेशर कैसे है, इक्वल है. सो व्हाट विल बी द रीजन फॉर दिस? ओके, सो देखते हैं अब हम कि हाउ द प्रेशर्स आर इक्वल. ठीक है, सिंपल है. अगर मैंने इस कंटेनर पे ये ऐसी लाइन ड्रॉ की लाइक दिस, से कॉन्सेप्चुअल है, पॉइंट बहुत सिंपल है, कोई डेरिवेशन नहीं है, पूरा कॉन्सेप्चुअल है. सो आपको हर सेंटेंस कॉन्सेंट्रेशन से सुनना और उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो सी व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट ड्रॉन दिस टू लाइंस. अब क्या हो रहा है, अब just forget this and this side. Now if you will observe this container, then it is very well clear that this container is having a same shape as that of this container. Okay, then what about this extra fluid? इस एक्स्ट्रा फ्लूइड को कहीं ना कहीं हमें बैलेंस करना होगा. इस एक्स्ट्रा फ्लूइड के वेट को अगर हम बैलेंस कर दे तो ऑब्वियसली अब इस कंटेनर में जितना फ्लूइड है वो इसके बराबर है, तो तब प्रेशर सेम रहेगा. बट स्टिल ये तो हमने जस्ट एक कंसिडरेशन या फिर अजम्पशन करके ये ड्रॉ किया है, बट ये फ्लूइड जो है वो तो स्टिल कंटेनर में है. सो उस फ्लूइड का क्या होगा ये भी तो इम्पोर्टेंट है. सो अब देखिए क्या होता है. इसके पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ. जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, और हम एक ऑब्जेक्ट मतलब अर्थ सरफेस कंसिडर करते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट मतलब एक आधा ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं जो कि अर्थ सरफेस पे. अब क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर मास है, इस पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा जिसे हम लिखते हैं mg विच इज इक्वल्स टू द वेट. ओके, एट द सेम टाइम क्या होता है, इस ये ऑब्जेक्ट पे एक ऑपोजिंग फोर्स एक्ट होता है जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स के जितना ही होता है, बट जिसकी डायरेक्शन जो है वो सरफेस को या फिर ऑब्जेक्ट को हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है. और इस फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस फोर्स को क्या करता है, वेट को बैलेंस करता है ये केस में. ठीक है, बट सपोज अगर आपका सरफेस ऐसा है, सपोज इंक्लाइन सरफेस है, एक स्लोप है सपोज, और स्लोप पे ये एक ऑब्जेक्ट रखा है. ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे सपोज जिसका मास है m.
अब एक चीज आपको पता है, वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स। बट एक चीज मैंने बताई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये हमेशा इस सरफेस को नॉर्मल होता है करके उसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। मतलब ये केस में तो सरफेस ऐसा था तो इसको ये नॉर्मल हो गया, बट ये केस में अब सरफेस ये ऐसा है सो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरह से रहेगा। अंडरस्टूड? तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज़ करना है। सो देखिए यहाँ पे इस पोर्शन में जो लिक्विड है उस लिक्विड को पर्टिकुलर मास है ऑब्वियसली, सो ये जो लिक्विड है वो क्या करेगा, इस वॉल पे फोर्स अप्लाई करेगा और वो फोर्स कैसा रहेगा, इस वॉल को, ये वॉल है उससे हमेशा कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। ओके, बट एट द सेम टाइम अगर लिक्विड इस वॉल पे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है बिकॉज ऑफ इट्स वेट, सो ऑब्वियसली एट द सेम टाइम वहाँ पे क्या रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स रहेगा और ये रहेगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन क्यों, तो मैंने पहले ही बताया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर होता है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट को। यहाँ पे भी आप देखिए इस सरफेस को ये परपेंडिकुलर है, इस सरफेस को ये परपेंडिकुलर है। अगर अब मैं ऐसा स्लोप ड्रॉ करूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट, नाउ दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। समझा? नाउ दिस इज योर कॉन्टैक्टिंग सरफेस और सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। जो फ्लूइड है वो फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है, जिसे हम नॉर्मल फोर्स कहेंगे, जिसे हम अप्लाइड फोर्स कहेंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या एक्ट होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट होगा और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सी इस सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट को कैसा है, परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट्स। ठीक है, अब ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो नाइदर अलोंग एक्स है नॉर अलोंग वाई है। सो अब हम क्या करते हैं इस केस में, इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। अगर इस तरह की केस होगी तो ये दोनों फोर्सेस इजीली एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, बट यहाँ पे mg की डायरेक्शन ये है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये है। सो हमें क्या करना होगा, इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना होगा। ठीक है, सिमिलरली सेम केस यहाँ पे है। सो हमें क्या करना होगा, इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा। ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट। और यहाँ पे लिक्विड है मतलब मास है, सो ऑब्वियसली वेट mg विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, नाउ सेम थिंग विल टेक्स प्लेस फॉर दिस साइड ऑफ द कंटेनर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी लिक्विड है। अब क्या होगा, ये लिक्विड भी इस सरफेस पे एक फोर्स एक्ट करेगा। ओके, उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए या फिर एक अपोजिंग फोर्स एक्ट होगा जिसे हम फिर से कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस सरफेस को कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर। अब फिर से हम इस फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, एक ये और दूसरा ये। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, और एट द सेम टाइम यहाँ पे भी लिक्विड है, उससे मास है, सो दिस विल बी वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज mg। अब ये डायग्राम अगर मैं सेपरेट यहाँ पे ड्रॉ करूँ, सो सी क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, और ये वेट ऑफ लिक्विड mg। हियर अगेन फॉर दिस साइड this is normal reaction force, this is vertical component, this is horizontal component, this is weight mg। अब वेक्टर्स की जो लैंग्वेज है उसके साथ आप क्वाइट फैमिलियर हो। अब देखो ये जो फोर्सेस है इनको हम रिजॉल्व कर चुके हैं, इनका एग्जिस्टेंस नहीं है। अब ये जो दो फोर्सेस है these are equal in magnitude, opposite in direction, these two forces will cancel out with each other। and now see here, ये जो वेट है लिक्विड का, जिस एडिशनल वेट की वजह से इसका प्रेशर ज़्यादा हो सकता था बट नहीं है, तो वो क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो एडिशनल लिक्विड था और उसका जो वेट था mg, उस वेट को किसने बैलेंस किया, इस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस कर दिया। इधर भी यहाँ पे जो ये एडिशनल लिक्विड था
जिसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो सकता था बट नहीं हुआ, प्रेशर उतना ही है, तो क्यों है? इस एडिशनल लिक्विड का जो वेट है ये mg, इस वेट को किसने बैलेंस किया? इस वेट को इस नॉर्मल रिएक्शन के वर्टिकल कंपोनेंट ने क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। सो ऑब्वियसली इस वेट का ये वेट जो है, एडिशनल लिक्विड का जो वेट है वो क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया, मतलब उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जब उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों एक्ट करेगा इस कंटेनर पे? सो मीन्स व्हाट, कि सिर्फ इतने रीजन में जो लिक्विड है उसके वजह से जो फोर्स एक्ट हो रहा है, उसके वजह से प्रेशर कंट्रीब्यूट होगा। अब ये स्ट्रक्चर और ये सेम है एंड दैट्स व्हाई दिस P1 is equals to P2. Understood? And that is the reason why though it seems like P1 should be greater than P2 according to our observation, but this is just the illusion. But what is the reality? Reality says that P1 is equals to P2 and ये क्यों, तो ये मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो एडिशनल वेट था इधर, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर एक्ट हो सकता था, वो एडिशनल लिक्विड का जो वेट है उनको वर्टिकल कंपोनेंट ने बैलेंस कर दिया। सो उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो वेट का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इस लिक्विड, ये लिक्विड होके भी उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सो ऑब्वियसली इतने पोर्शन में जो लिक्विड है उसके वजह से ही प्रेशर एक्ट होगा। अब ये और ये लिक्विड सेम है, सो ऑब्वियसली प्रेशर कैसे रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। अब देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ पे जो लिक्विड है वो इसके और इसके कंपैरिजन में कैसा है? कम है। सो ऑब्वियसली ये जो प्रेशर P3 हमने डिनोट किया, ये प्रेशर P3 शुड बी लेसर देन P2, क्योंकि ये तो हमारा स्टैंडर्ड मॉडल है ना, हमको इससे ही कंपेयर करना है। सो हम डायरेक्टली लिखे, मतलब क्या कि P2 जो है वो P3 से ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज थर्ड कंटेनर में लिक्विड कम दिख रहा है, लिक्विड कम दिख रहा है तो प्रेशर कम है, प्रेशर कम है मतलब P3 जो है वो P2 से कम है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन, ये हमारा इल्यूजन है, बट सी द रियलिटी। अब यहाँ पे भी जो है ये रॉन्ग है, तो करेक्ट क्या है? P2 भी P3 के इक्वल है, मतलब तीनों प्रेशर जो है वो कैसे है? इक्वल है। बट ये कैसे? तो फिर से इस मॉडल को हम स्टैंडर्ड मॉडल करके रेफर करेंगे। So if I draw a line, just draw a straight line like this, and from this, suppose I have drawn a line like this. Okay. अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि लिक्विड कम है तो प्रेशर जो है P3 वो इस प्रेशर से कम होना चाहिए, क्योंकि अब देखो ये जो है ये शेप और ये शेप सेम है, बट यहाँ ये तो हमने ड्रॉ किया है ना, ये जस्ट तो इमेजिनेशन है, यहाँ पे लिक्विड थोड़ी है रियलिटी में। तो यहाँ का जो लिक्विड है वो कम है और उसकी वजह से ये जो प्रेशर है P3 वो P2 से कम होना चाहिए, राइट? बट ऐसा नहीं है, ये भी दोनों प्रेशर मतलब P2 और P3 भी इक्वल है, तो वो कैसे? अब इसका भी एक्सप्लेनेशन लगेगा। सो सी, अब यहाँ पे भी लिक्विड है, ये लिक्विड क्या करेगा? इस सरफेस पे फोर्स एक्ट करेगा, एट द सेम टाइम एक ऑपोजिंग फोर्स एक्ट होगा जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। लिक्विड सरफेस पे या फिर कंटेनर के ये वॉल पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, एट द सेम टाइम एक ऑपोजिंग फोर्स एक्ट होगा जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब मैं बार बार बता चुकी हूँ, ये अगर आपका सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये कंटेनर है जिसका सरफेस है, यहाँ पे लिक्विड है। ओके, सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस को कैसे रहता है? परपेंडिकुलर। सो इस सरफेस के लिए यही मैंने सेपरेटली ड्रॉ किया, इस सरफेस के लिए ये जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस को कैसा है? परपेंडिकुलर। ओके, अब फिर से हमें क्या करना होगा? इस फोर्स को रिजॉल्व करना होगा। सो एक फोर्स जो होगा वो होगा ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा फोर्स हो गया ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, एट द सेम टाइम for this liquid it will have a particular mass है मतलब क्या है? weight है, which will act vertically downward. Okay, similarly इस सरफेस के लिए भी, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे भी एक नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा जो हमेशा इस सरफेस को कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर, मतलब लाइक दिस।
लाइक दिस। ओके, इस नॉर्मल फोर्स को भी हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। एक हो गया ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा हो गया ये वर्टिकल कंपोनेंट भी। और एट द सेम टाइम इस लिक्विड का जो मास है, बिकॉज ऑफ दैट वेट विल एक्ट एंड दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, अब यहाँ पे जो डायग्राम है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, इस डायग्राम को हम सेपरेटली यहाँ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये है हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, बट एट द सेम टाइम यू नो दैट weight always acts vertically downward no matter what is the position of your surface. So obviously same will be the direction of mg. Now here इस सरफेस के लिए ये है आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये है आपका वर्टिकल कंपोनेंट। और इधर जो लिक्विड है उसके वजह से जो वेट है इट विल ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, सो ये जो एम्प्टी पोर्शन था जिसमें लिक्विड नहीं है, इसमें लिक्विड होता तो ये और ये सेम होता तो प्रेशर भी सेम होते। सो इसे कौन कॉम्पेंसेट कर रहा है? ये जो एम्प्टी स्पेस यहाँ पे है जहाँ पे लिक्विड नहीं है, इसे कौन कॉम्पेंसेट कर रहा है? सो ये एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ मिलेगा। तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये दो वेक्टर, अब इसका एग्जिस्टेंस नहीं बचा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन को हमने इन दोनों वेक्टर्स में रिजॉल्व कर दिया। सो हम इनकी बात नहीं करेंगे। अब ये जो दो कंपोनेंट्स है, ये जो दो वेक्टर्स है, दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये एक दूसरे के साथ फाइट करके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, मतलब अब हमारे पास क्या बचा, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक और वेक्टर है और वो है mg। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट और mg ऑपोजिट थे, उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया करके इस एडिशनल लिक्विड का जो वेट है उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था, करके प्रेशर का भी एग्जिस्टेंस नहीं था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दो वेक्टर जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये mg, ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये mg, ये सेम डायरेक्शन में है। और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, mg के साथ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऐड हो रहा है। और ये एडिशनल वर्टिकल कंपोनेंट क्या कर रहा है, यहाँ की जो एम्प्टी स्पेस है जहाँ पे लिक्विड नहीं था उस रीजन को कॉम्पेंसेट कर रहा है। मतलब क्या, ये mg के साथ ऐड हो रहा है और ये वर्टिकल कंपोनेंट एक एडिशनल प्रेशर इस कंटेनर पे एक्ट कर रहा है। और उस एडिशनल प्रेशर की वजह से यहाँ का जो प्रेशर होगा P3 वो किसके जितना होगा, इस प्रेशर के जितना होगा, दैट इज P2। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे एक्स्ट्रा लिक्विड नहीं था बट यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन के वर्टिकल कंपोनेंट ने क्या किया, mg के साथ ऐड होके एक एडिशनल प्रेशर एक्ट किया, एडिशनल फोर्स एक्ट किया, दैट मीन्स एडिशनल प्रेशर एक्ट किया। और उस एडिशनल प्रेशर की वजह से जिस कंटेनर का प्रेशर कम होना चाहिए था वो कम ना होके अब किसके जितना है, इस स्टैंडर्ड प्रेशर के जितना है, दैट इज P2। ओके, सो यहाँ का एडिशनल लिक्विड भी कुछ काम का नहीं है और यहाँ का जो लिमिटेशंस या फिर जो एक कमी थी लिक्विड की वो भी कुछ काम की नहीं है, राइट? दैट मीन्स all the pressures will be equal. That means P1 is equals to P2 is equals to P3 and that is called as a hydrostatic paradox. अब समझा इसे पैराडॉक्स क्यों कहा, लिक्विड रेस्ट में, दैट्स वाई हाइड्रोस्टैटिक। बट वाई पैराडॉक्स, बिकॉज ये जो लिखा था हमने ये हमारे ऑब्जर्वेशन के, हमारे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग लिखा था, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी। बट रियलिटी ने हमें क्या एक्सप्लेन किया कि दिस इज रियलिटी, नो मैटर व्हाट इज द शेप ऑफ योर कंटेनर, if the liquid inside all the containers are same and if they are at a equal height, then pressure on that container will be equal. This is reality and this was the expectation. So that was the kind of puzzle and that's why we call it as a hydrostatic paradox. समझा? अब एक और important चीज जो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे वो ये है कि हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था H ρg प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, ओके, याद होगा आपको, सेकेंड लेक्चर में हमने डिराइव किया था।
अब ये फॉर्मूला हमें क्या बोलता है, जी तो कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स योर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम फ्लूइड। अब यहाँ पे लिक्विड लिया है करके मैंने लिक्विड बोला, एयर होगा तो एयर कॉलम, मीन्स योर प्रेशर एक्टिंग ऑन अ कंटेनर is directly proportional to the height of that liquid column, at the same time it's directly proportional to the density। अब स्टार्टिंग में 3 assumptions जो मैंने बताए थे वो याद करो। यहाँ पे एरिया ये वर्ड नहीं है, एरिया ये वर्ड नहीं है, एरिया किसका था, कंटेनर का था, एरिया है ही नहीं यहाँ पे। मतलब क्या, जो प्रेशर एक्ट हो रहा है कंटेनर पे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ कंटेनर बिकॉज देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एरिया। It only depends on the height of liquid column. It only depends upon the density of fluid or a liquid which is present in it. Understood? अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लीकेबल है या नहीं वो देखते हैं। मैंने क्या कहा, प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ कंटेनर। तो देखिए तीनों कंटेनर के शेप डिफरेंट है, ठीक है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। तीनों कंटेनर में जो लिक्विड है उनकी जो हाइट है वो कैसी थी, सेम थी। ओके, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तीनों में जो लिक्विड था वो सेम था, मतलब उनकी डेंसिटी कैसी थी, सेम थी। मतलब सेम हाइट है लिक्विड कॉलम की, तीनों कंटेनर में सेम डेंसिटी का लिक्विड है। सो ऑब्वियसली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ कंटेनर, जो प्रेशर एक्ट होगा तीनों कंटेनर पे वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। सो ये भी एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है। दैट मीन्स ये फॉर्मूला बोलता है हमें, हमने डिसाइड नहीं किया है, प्रेशर सिर्फ हाइट और डेंसिटी को ही प्रोपोर्शनल है, एरिया को नहीं। मतलब और एरिया कंटेनर का है, मतलब इरिस्पेक्टिव और इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ कंटेनर, नो मैटर whether your container is like this or like this, if height of liquid will be same in container and if the density of liquid will be same in container, then pressure will be same for all container. That means P1 will be equals to P2 and it will be equals to P3. This is reality. Okay, so the puzzle is solved. So there is nothing like a paradox, but it seems like a paradox. So now you got the answer. So physics में समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, तो आप अब इसे पैराडॉक्स नहीं कहोगे, आप इसे रियलिटी कहोगे। और जिन्हें नहीं पता वो स्टिल इसे क्या कहेंगे, इसे वो पैराडॉक्स कहेंगे। ओके, सो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ओके, बार बार मैं बोलती हूँ दैट मल्टीपल टाइम आई सेड दैट यस फिजिक्स स्टैंड्स फॉर द फन। सो फन है तो फन में लेना है, बट उसे फन में लेने के लिए क्या करना है, तो कॉन्सेप्ट के थ्रू तो जाना ही है। अब यहाँ पे जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बताया, कैसे यहाँ पे कॉम्पेंसेट हुआ, कैसे यहाँ का एडिशनल लिक्विड एलिमिनेट हुआ या फिर इग्नोर हुआ, सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जानना, और वो कंसेप्ट के बिना समझ में नहीं आएगी। अंडरस्टूड? सो दैट इज ऑल अबाउट हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सिंपल कंटेनर्स जो मैंने ड्रॉ किए हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू मी। टेक्स्ट बुक में जो शेप्स दिए हैं कंटेनर के वो थोड़े से डिफरेंट है। अब शेप, प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ कंटेनर, नो मैटर व्हाट इज द शेप ऑफ योर कंटेनर। डायग्राम ड्रॉ करते वक्त एक ही चीज़ ध्यान में रखो, लिक्विड सेम रखना है, और सब कंटेनर्स में 3 लो, 4 लो, 5 लो, सब में लिक्विड की जो हाइट है, लिक्विड कॉलम की हाइट, उसे सेम रखना है। सो प्रेशर कैसे एक्ट होगा, सेम एक्ट होगा। ठीक है, सो दैट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, but according to physics this is not a paradox. Okay, so this is not illusion, this is a reality. Okay, so that is all about hydrostatic paradox. Okay, टेक्स्ट बुक के थ्रू अगर आप जाओगे तो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मे बी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, बट इस पॉइंट को इग्नोर नहीं करना है। मे बी एग्जाम में नहीं आएगा, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। सो अगर आप ये लेक्चर अच्छे से एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा that what is the difference between expectation and reality. Okay, what is the difference between illusion and reality. Okay, so that is all about hydrostatic paradox. Next lecture में हम Pascal's law देखेंगे. So until then, stay studious, stay curious. Thank you.